दोस्तों, क्या पाकिस्तान की हुकूमत को इस्लाम के नाम पर ही चैलेंज किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान के मुल्ला और उलेमा अपनी ही गवर्नमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं? क्या तालिबान और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन का माहौल बन रहा है? क्या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब प्रैक्टिकली इस्लामाबाद के कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम टूटने के कगार पर है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि मैं इन पांचों सवालों का जवाब आपको इस सेशन के अंत तक दे ही दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल बम फूटा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े देवबंदी देवबंदी मुल्ला और पॉलिटिशियन मौलाना फजलुर रहमान, जिनको हम सब पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को जड़ों से हिला सकता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और कॉन्स्टिट्यूशन को गैर शरिया डिक्लेयर किया है उन्होंने, यानी अन इस्लामिक। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 5 लाख उलेमा और रिलीजियस स्कॉलर्स, इन सब ने मिलकर एक फतवा जारी किया है पाकिस्तान की करंट हुकूमत के खिलाफ, और उस हुकूमत को ही इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और अगर कोई हुकूमत इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ हो तो उसको हटाना हर मुसलमान का फर्ज है। यह स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, यह पाकिस्तान के लिए एक आइडियोलॉजिकल रेबेलियन का सिग्नल है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो शब्द है मुनकीर। इस्लाम में मुनकिर उस व्यक्ति या सिस्टम को कहा जाता है जो कुरान और इस्लामिक लॉज को रिजेक्ट करता है। और अगर कोई सिस्टम इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो नहीं करता तो उसे मुनकिर सिस्टम बोला जाता है। और अगर किसी सिस्टम को मुनकिर डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके खिलाफ स्ट्रगल करना या उसको हटाना इनका एक रिलीजियस दायित्व बन जाता है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जो खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, उसी पाकिस्तान को अब उसके अपने रिलीजियस लीडर्स अन इस्लामिक बोल रहे हैं, गैर शरिया बोल रहे हैं। यह कोई आयरनी नहीं है दोस्तों, यह पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। अब सवाल आता है, यह मौलाना डीजल है कौन? मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जमीयत उलेमा ए इस्लाम के लीडर हैं। उनका पॉलिटिकल बेस केपी है, केपी, खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ वजीरिस्तान। उनको पाकिस्तान में मौलाना डीजल क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि उनके ऊपर कई सालों से ईरान से डीजल स्मगलिंग करने का इल्जाम लग रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका एक निकनेम पड़ गया है मौलाना डीजल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो उनको पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत ही क्लोज एलाई माना जाता है। बहुत ही नजदीक है वो पाक आर्मी के। और इसीलिए जब ऐसे आदमी से इतना बड़ा एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट आए तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा सीरियस हैं दोस्तों, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस। अब जरा पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन को समझिए। पाकिस्तान के दो रीजन्स ऐसे हैं जहां इस्लामाबाद की अथॉरिटी लगातार कम होती जा रही है, और वो है केपी और बलूचिस्तान। ये दोनों रीजन अब प्रैक्टिकली सेमी ऑटोनोमस जोन्स बन चुके हैं, यानी पाक आर्मी का कोई कंट्रोल ही नहीं है वहां पर। और इसी बीच एक बड़ा फैक्टर है अफगानिस्तान और तालिबान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे ड्यूरंड लाइन कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। तालिबान सरकार ओपनली इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं करती। वो सीधे बोलती है कि हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम नहीं जानते कौन अंग्रेज आया था, कौन ड्यूरंड आया था और एक लकीर खींच के गया है। इसीलिए वहां पर रोज छोटी मोटी क्लैशेस चलती रहती है, होती ही रहती है। कई बार तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर अटैक कर देते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करता तो है, कभी फाइटर जेट से, कभी ड्रोन से, और फिर अफगानिस्तान भी जवाब देता है।
लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान यूजुअली, आमतौर पर, टेरिटरी ऑक्युपाई करने की कोशिश नहीं करता। वो बस पाकिस्तान को हमेशा एक प्रेशर में रखता है। इससे पाकिस्तान की मिलिट्री क्रेडिबिलिटी कमजोर हो जाती है। अब पाकिस्तान की एक और बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, पाकिस्तान का एलिट क्लास। पाकिस्तान के टॉप जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का लाइफस्टाइल देखिए, उनके कनेक्शंस हैं कहां कहां वो समझिए। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, दुबई, उनमें उनमें से बहुतों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। उनका लाइफस्टाइल भी वेस्टर्न एलिट जैसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, मुस्लिम उम्मा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिस्टम कुछ और है और नैरेटिव कुछ और ही। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से पाकिस्तान में बार बार आइडियोलॉजिकल क्राइसिस पैदा होती है। अब पाकिस्तान के रिलीजियस ग्रुप्स एक नया डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है पाकिस्तान को पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, बिल्कुल तालिबानी तरीके जैसा, जो कि अफगानिस्तान में है। इसका मतलब क्या है? एक शरिया बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम, जहां फाइनल अथॉरिटी रिलीजियस काउंसिल के पास हो। यह सिस्टम कुछ हद तक ईरान के मॉडल जैसा भी हो सकता है। अब ईरान में क्या होता है, ईरान में, देखिए, ईरान में इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने की परमिशन कौन देता है? सुप्रीम रिलीजियस काउंसिल। जी हाँ, अयतुल्ला खोमेनी या खमेनाई, ये देते थे कि परमिशन देते थे कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और कौन जीत के आएगा ये भी वहीं से डिसाइड होता था। मतलब डेमोक्रेसी भी है और रिलीजियस ओवरसाइट भी। पाकिस्तान के भी कुछ मुल्ला अब इसी सिस्टम को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की रिलीजियस पॉलिटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है देवबंदी आइडियोलॉजी। पाकिस्तान के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल मदरसा नेटवर्क देवबंदी स्कूल से बिलोंग करते हैं। भारत में भी जमीयत उलेमा ए हिंद इसी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड है, और पाकिस्तान में उसका इक्विवेलेंट है जमीयत उलेमा ए इस्लाम। अब आप कनेक्शन लगाइए इसका मौलाना डीजल के साथ। और इसी आइडियोलॉजिकल नेटवर्क का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर काफी गहरा है। अब बड़ा सवाल, यह फतवा इस वक्त क्यों आया? इसका जवाब पाकिस्तान के एनालिस्ट दे रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटी कमजोर हो चुकी है, आर्मी भी इंटरनल क्राइसिस फेस कर रही है, और तालिबान इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में। ऐसे में रिलीजियस ग्रुप्स को लग रहा है कि ये सही वक्त है अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का। ये एक तरीके की पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। मैसेज बहुत ही सिंपल है, अगर सिस्टम को सरवाइव करना है तो रिलीजियस ग्रुप्स को और ज्यादा पावर देनी होगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक फतवा नहीं है, यह पाकिस्तान के फ्यूचर का वार्निंग सिग्नल है। जब किसी देश के रिलीजियस लीडर्स ओपनली कहने लगे कि करंट गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि सिस्टम के अंदर सीरियस सीरियस फ्रैक्चर्स हैं, एंड इट्स अ ब्रोकन सोसाइटी। और अगर ये फ्रैक्चर्स और बढ़ते गए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। पॉपकॉर्न लेके तैयार रहिए दोस्तों, पॉपकॉर्न लेके, मैं कह रहा हूं पॉपकॉर्न लेके तैयार रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अगले 2-3 साल, 2-5 साल, जब तक पाकिस्तान टूटता नहीं चार टुकड़ों में, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कभी इकोनॉमी रहा ही नहीं है, और ना ही सिर्फ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का असली क्राइसिस हमेशा रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस। उसको भारत से जलन है कि भारत भी हमारे टाइम पे आजाद हुआ, और भारत हमसे इतना आगे कैसे है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। वो अंदर ही अंदर पूछते रहते हैं कि क्या पाकिस्तान एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है? इवन दे नो द आंसर, दे आर नॉट। या फिर एक प्योर इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, जैसे कतर है या सऊदी है। जब तक पाकिस्तान इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं करता, तब तक वहां पर आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बार बार होंगे। तुमको भारत से भिड़ना है या नहीं वो तो सेकेंडरी बात है। तुमको पहले अपने अंदर सही करो, टाइट करो लोगों को। और मौलाना डीजल का ये फतवा शायद उसी कॉन्फ्लिक्ट का एक और चैप्टर है। चलिए दोस्तों, यहीं पर आज का सेशन मैं अंत करता हूं।
मुझे लगा थोड़ा सा अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान पर बात करना चाहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।